10th का जो है पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो भी अध्याय है हमने बायोलॉजी का पढ़ लिया है। अब जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स का होगा। जितने भी केमिस्ट्री के अध्याय हैं वो हम आज एमसीक्यू के रूप में जो दिया गया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये सारे जो हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ऐसे तो कहिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों सेम ही है 9th 10th में, ठीक है? तो ये दोनों सेम ही होते हैं, कोई चेंज नहीं है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, पहला अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ से। टोटल 100 से प्लस इसमें क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और आयतन होता है। अगला है पदार्थ के कण हैं तो क्या होते हैं? तो अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं होते हैं। अगला ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तरंगधैर्घ्य हो जाएगा। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो इसमें देखेंगे तो ठोस की होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये भी घनत्व बोलेगा तो ठोस में हो जाएगा, संपीड्यता सबसे कम तो ठोस में। अगला है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो क्या होता है? तो ठंडक होता है। अगला देखेंगे, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटते चला जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? तो ये द्रव्यमान कहलाता है। ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होगा तब। अगला है कि पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो अंतरा अनुप बल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध बहुत वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पदार्थ है? तो ये है ठंडा पेय। निम्न में कौन पदार्थ है? तो ठंडा पेय। डी नंबर। अगला निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो यह स्नेह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतर होती है? तो ये गैस अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ये ठोस अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो ये है आकार। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि क्या होता है? बर्फ जल से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर केल्विन का मान कितना होगा? तो ये जो है बढ़ जाएगा। जब 100 आएगा केल्विन पूछेगा तो 273 प्लस कर देंगे। 273.15 होता है तो इसमें केल्विन में ताप पूछेगा, केल्विन में मान पूछेगा तो प्लस कर देंगे। तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 373.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है? और अगला देखेंगे किसी पदार्थ का केल्विन का तापमान, देखेंगे यहाँ पर केल्विन ही दिया है। अगर यहाँ जो है क्या दिया था? डिग्री सेल्सियस में, और यह दिया है केल्विन में। तो केल्विन में कितना है? 673.15 है। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड में दिया हुआ था तो केल्विन में बोला, केल्विन में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड में निकालने के लिए तो माइनस कर देंगे। 273 मान होता है, ठीक है? 273 में अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 600 में 273 माइनस कर देंगे तो 400 हो जाएगा, मतलब कि उत्तर हो जाएगा आपका 400 टोटल। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 22 है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? उच्च ताप होता है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो बढ़ जाता है, फैलता है ना, बढ़ जाता है। अगला है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं? तो नहीं सूखते हैं, देरी से सूखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है हवादार जगह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, यह क्या है? गलत है। और सभी सही हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ठोस पदार्थ का घनत्व
द्रव से अधिक होता है। अगला है ताप बढ़ाने पर कोई ठोस का पदार्थ क्या हो जाएगा? अब उपयुक्त में सभी हैं उत्तर में, तो द्रव में परिवर्तित हो सकता है और बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है और या अपरिवर्तित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उद्दीपातन होता है? तो आपको जान पता ही होगा किसका? आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 29 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देना, ये गुण नहीं है। अगला है कि किसी गैस का द्रव परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उद्दीपातन कहलाती है, डी नंबर। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन का मान केल्विन स्केल में क्या होगा? 0 हो गया, तब 0 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन में 273 ही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में ठोस नहीं है, तो ये है पारा। अगला है निम्न में द्रव को चुनिए, तो ये हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है कि हमारा हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं? तो ये होते हैं 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है कि कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? तो ये ठोस में होता है। अगला है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो उद्दीपातन, सी नंबर होगा। अगला है शुष्क बर्फ क्या, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो ये कौन है? तो लोहा है। अगला है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर पर जो है उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? तो जल के कणों के साथ बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसमें अंतराण्विक बल जो है जो है सर्वाधिक होता है? तो हवा का, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संपीड्यता कहा जाता है। अगला है निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो ये हो जाएंगे हवा, ए नंबर। अगला है जिस तापमान पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे उस दाब का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्योंकि क्या होता है? बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, घनत्व उसका बर्फ का क्या होगा? कम हो जाएगा, तो वो तैरेगा ही। अगला है वायु क्या है? तो वायु एक गैस है। अगला है धातु की बाल्टी है, क्या है? तो ये ठोस है। दूध क्या है? तो दूध इसमें देखेंगे तो क्या है? द्रव्य है। दूध द्रव्य है, ए नंबर। स्पंज जो आप खाते हैं वो भी क्या है? ठोस है। स्पंज स्पंज जो है वो ठोस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसगुल्ला वाला नहीं बोल रहे। यहाँ पर है 50 नंबर की गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये होता है कम होता है, बी नंबर। अगला है गैसों की संपीड्यता होती है, तो ये होती है अधिक होती है, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ रहा है, केल्विन में आपको कह रहा है निकालने। 20 डिग्री सेल्सियस मान दिया है, केल्विन में कहता है, तो 20 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 293 केल्विन। किस में जोड़ेंगे? तो 273। ऐसे 273 आप बोलते हैं और मूल जो है मान अगर कहेगा तो 273, यहाँ पर देखिए 273.15 होता है। इसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो 293.15 होगा। ये टोटल आपका हो जाएगा केल्विन में मान। तो यहाँ पर कितना आप मान के चलते हैं? तो 293। अगला यहाँ पर देखेंगे कि केल्विन में है और सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे जब हम, तब 470 केल्विन है और सेल्सियस में निकालना है, तो आप इसको में 273 को घटा देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह ठोस का क्या कहलाता है? तो ये द्रव्य ऊष्मा कहलाता है। अगला है कि निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? तो यह है प्लाज्मा, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रव्यमांक
द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगला है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो यह सूर्य का प्रकाश, हवा, बालू, बादल सभी हैं। अगला देखेंगे पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम जो है सही है? तो पहले ठोस, तब द्रव, तब गैस। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि देख सकते हैं एक से बड़ा एक ठोस है, तब उसके बाद द्रव है, उसके बाद गैस है। अगला क्वेश्चन 59 है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो ये सतह पर। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है तापमान में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण, ताप बढ़ने या ताप घटने के भी कारण। अगला है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था से चले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वायु का घनत्व। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा एक स्वतः होने वाली क्रिया है, और दूसरा है कि द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करता है, तीसरा है शीतलता उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तर आपका कि क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने के अवशोषण ऊष्मा को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प क्या हो जाएगा? तो H2O। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा यहाँ पर देखेंगे तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, और पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन अवस्था है। अगला देखेंगे 67 नंबर कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी सही है? तो क्या है सही? तो वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है उद्दीपित नहीं है? तो गंधक नहीं है, नौशादार है, कपूर है और आयोडीन है, सभी उद्दीपातन है। अगला है कि नेपथेलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, इसका जो है ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन। सी नंबर। अगला क्वेश्चन खाना बनाने वाले गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये इथाइल मरकैप्टेन के कारण से होता है। ई नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो इसको गैस का दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1 लाख पास्कल के। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उद्दीपित होता है? तो ये होता है शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल को गैस का दाब कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? तो आयतन होता है। द्रव में कौन? तो आयतन निश्चित होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 283 होगा। अगर तापक्रम डिग्री सेल्सियस में है तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो 273 प्लस 10 283 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होगा? तो उसका ताप घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन यहाँ पर चुनेंगे। तो सही कथन है कि पदार्थ कणों के बने होते हैं, कणों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन सही नहीं है, खोजना है तो पदार्थ के कणों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा होती है। क्या है? तो अवशोषित ऊष्मा होती है। अगला है कि 83 नंबर क्वेश्चन कि किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? वो क्या होता है? गैस जहाँ भी इसको ढालना है ढाल दीजिए, जहाँ भी रखना है रख दीजिए। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में पदार्थ को चुनिए। तो ये क्या हो जाएंगे? बादल जो है क्या है? पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। अगला क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने पर किसकी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो घट जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? तो ये उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होता है और बर्फ के कणों को स्वतंत्र रूप के योग बनाती है और गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की गंध किस प्रकार द्वारा महसूस होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है? तो ये है बहाव का अभाव, सी नंबर। अगला है कि गैस में द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाता है। गैस से द्रव में अगर हो जाएगा तो ये संघनन हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? तो इसको थाली में रखेंगे ताकि ज़्यादा रहेगा स्पेस, तो क्या होगा, ज़्यादा वाष्पीकृत होगा। अगला देखेंगे निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो बहाव होता है, ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। अगला है वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? तो ये होता है सामान्य तापक्रम पर। हवा भी होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होते रहेगा। अगला है निम्नलिखित में कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये सूती कपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक उसके द्रव्य का क्या होता है? तो हिमांक होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम क्या होगा, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या है, एक द्रव ही है। ए नंबर उत्तर होगा कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो चौथा अवस्था है, फोर्थ। ठीक है, चौथा अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 99 है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो अंतराण्विक अंतराण्विक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सही कथन को यहाँ पर चुनना है कि यहाँ पर देखेंगे तो ठोस पदार्थ की आवृत्ति और उनके आयतन निश्चित होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो है आकृति और आयतन किसका निश्चित? तो ठोस पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों का संपीड़न क्या होता है? द्रव और गैसों से कम होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जल, पेट्रोल और स्पीड का वाष्पीकरण दर सही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले तो पेट्रोल हो जाएगा, उसके बाद स्पीड, उसके बाद जल जल हो जाएगा, सी नंबर उत्तर। वाष्पीकरण की जो है क्रिया से क्या होता है? तो ठंडक पैदा होती है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 103 क्वेश्चन टोटल पहले अध्याय से आपको मिले। अगला क्वेश्चन होगा आपके दूसरे अध्याय से, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आपको ये दूसरा अध्याय जो है 9th क्लास में है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ये कौन है? जल है। अगला है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो वायु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो विलयन कौन है? तो लवण क्या है? विलयन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो कौन है? मटमैला जल है। अगला है निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो क्या है? गोंद है, कोलाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो नमक क्या है? यौगिक है। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है अधातु कौन है? तो ये आयोडीन अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि तत्व में सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो यौगिक बनता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो कोलाइड इसमें तत्व नहीं है, धातु अधातु उपधातु हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो गंगा जल। अगला है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ कौन है? तो श्रावित जल। अगला क्वेश्चन है यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? तो निश्चित होता है। अगला है परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड विलयन कहा जाता है। अगला है नमक तथा और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो उद्यपातन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीकरण कहलाता है। सही बात है, अपकेंद्रीकरण
पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है कि रंग वाले घटक मतलब ड्राई भाग को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो पृथक्करण कीप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं तो सरल आसवन की विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है तो यह है ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या होता है सभी कण समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं तो मिश्रण कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन मिश्रण नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन यौगिक को चुने, इसमें जो है निम्न में यौगिक को चुने तो क्या है जल। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलने वाले निर्मित को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है तो यौगिक होता है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन मिश्रण दो प्रकार के होते हैं सही युग्म को चुनेंगे तो समांग होता है और असमांग होता है। अगला क्वेश्चन सही कथन को चुनेंगे तो इसमें विषमांग मिश्रण दो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि निलंबन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तत्व क्या है तो तत्व एक सरलतम पदार्थ है और समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से निम्नलिखित में तत्व कौन है तो सोना क्या है एक तत्व है। अगला देखेंगे कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है तो प्रभाजी आसवन के द्वारा होता है। अगला है कि वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं क्या करते हैं तो प्रभाजी आसवन करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कोलाइड कौन सा तो बादल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उद्दीपित नहीं हो पाता है तो ये गंधक होता है। सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है तो नमक को जल से घोलिए ये भौतिक परिवर्तन है। फिर जो है यह नमक क्या करेंगे जल को फिर पानी में रखिए फिर नमक बन जाएगा। अब देखेंगे 140 द्रव और धातु के युग्म को चुनना है तो इसमें पारा है और ब्रोमीन है। द्रव और धातु क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक और धातु है तो ये ग्रेफाइट। सी नंबर उत्तर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अधातु है तो यह है जर्मेनियम क्या है अधातु है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है तो इसमें कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार क्या होता है तो सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन बालो और नौशादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगला है निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है तो ये गोंद बनाता है। निम्न में कौन उपधातु है तो जर्मेनियम क्या है एक उपधातु है। अगला है दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस मिलते हैं तो क्या होता है तो यौगिक कहलाता है। सी नंबर देखेंगे 149 नंबर होगा क्वेश्चन अब कि निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ये हो जाएगा जेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं तो इसको इमल्सन कहते हैं। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम बढ़ाने पर किसी तरल में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है घट जाती है। अगला क्वेश्चन साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करते हैं तो रवाकरण के विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बादल एक है बादल क्या है तो कोलाइड है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना मुलायम होता है उसे दीर्घ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाते हैं तो तांबा मिला देते हैं। ए नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो दूध से मक्खन बनना क्या है दूध से मक्खन बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला यहाँ पर देखेंगे एक मिनट
अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसमें सी नंबर हो जाएगा, दूध से मक्खन अपकेंद्रीकरण होता है, इसमें रासायनिक नहीं होता। अगला देखेंगे यहाँ पर 156 निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है, तो ये हो जाएगा तांबा। अगला है चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है, तो इसमें निलंबन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, तो मिश्रण कौन है, तो वायु होता है। अगला क्वेश्चन, सोरे की जल में विलीयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है और इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त हो जाएगा, तो 3.15 जो है इसमें आप घोलेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में समांगी मिश्रण कौन सा है, तो ये हो जाएगा सोडा जल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन की पहचान है, तो समुद्री जल है। अगला है यहाँ पर कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाता है 11 टोटल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चमकीली अधातुओं को चुनें, तो ये है आयोडीन, सी नंबर उत्तर होगा। अगला है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है किंतु जल के गुण होते हैं, तो ये गुण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न। अगला है निम्नलिखित में उपधातु को चुनना है, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। अगला है निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, तो ये चांदी नहीं होता है। अगला निम्न में मिश्र धातु कौन होता है, तो ये होता है पीतल। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सही नहीं है, तो इसमें गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, ये सही नहीं है। अन्यथा सभी इसमें तत्व समान कणों में निर्मित होते हैं और यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी गुणों के गुणों से भिन्न होते हैं और तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित हो सकता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, तो ये चीनी। अगला है निम्न में कौन यौगिक है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि निम्न में द्रव धातु को चुने, तो ये हो जाएगा पारा। अगला है कि निम्न धातुओं में कौन रंगीन नहीं है, तो ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या अयौगिकों से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा पदार्थ को कहा जाता है, तो मिश्रण। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है, तो विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है, तो विलेय कहलाता है। विलयन है क्या है, तो समांगी मिश्रण होता है। वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो क्या हो जाएगा विलयन की सांद्रता, तो 11.1% हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घोलते हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में जो है निलंबन रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो निलंबन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं, तो टिंडल प्रभाव अवलोकन होता है इसमें। अगला है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो स्टार्च का विलयन करता है। अगला है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, तो ये है सोडा वाटर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो ये है जल का जमना। क्या है, भौतिक परिवर्तन। फिर से यह जो है बर्फ जम हुआ है तो फिर जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कोयले का जलना, एक बार गया तो गया। अगला है खरिका क्या है, तो खरिका एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो निलंबन का उदाहरण होता है। अगला है कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े कार्गों से गमन करना क्या कहलाता है, तो ये ब्राउनी गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो यह है लोहे पर जंग लगना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन हो जाएगा दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। कोलाइडी विलयन में के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है, तो यह है समांग होता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में यहाँ पर उपकरण दिखाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर नाम देखेंगे तो पृथककारी कीप होता है, जल को
जो है शुद्ध करता है। तो ये देख सकते हैं मिट्टी का तेल है, यहाँ पर जल है और स्टॉप कॉर्क है और जल है। तो ये आपको याद रखना है, पृथक्कारी कीप होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के औषधि नमूने को किस विधि से शुद्ध करते हैं? तो रवाकरण के द्वारा। अगला, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें आपको क्या मिलता है? जल से भाप बना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, बी नंबर। अगला है कि वह यह चित्र प्रक्रिया को दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? जल नीचे से, स्याही ऊपर और छन्नादार पत्र है और जार है और कागज की क्लिप और कांच का छड़ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी को यह दर्शा रहा है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो इसमें तत्व आर्सेनिक हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो ये है कागज, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो क्या है? संगमरमर क्या है? यौगिक है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो ये आयरन क्या है? एक धातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो ये बारूद क्या है? एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा नमक का जल में विलयन, डी नंबर। अगला है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं? तो उद्यपातन विधि से, ए नंबर। अगला है, निम्न में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? तो ये हो जाएगा झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। अगला है, निम्न में कौन सी धातु हथेली को गर्मी से ही पिघल जाती, हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? वो है गैलियम। अगला है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्टार्च का घोल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन तत्व का जो है तत्व कौन है? तो सिलिकॉन क्या है? एक तत्व है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहे की छीलन और बालों का मिश्रण क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अन्यथा इसमें सभी हैं। अगला है, निम्न में कौन क्वालिटी नहीं है? तो क्वालिटी नहीं है वो नदी का जल होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो ये है आपको खरिया का जलीय घोल। देखिएगा अब 209 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसमें है दूध, बर्फ, लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो कोयला इसमें है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में बिस्मांग मिश्रण कौन है? तो कोलाइडी विलयन बिस्मांग है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो कौन है? तो जल है। अगला देखेंगे कि निम्न में कौन धातु नहीं है? तो धातु आयोडीन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में तत्व कौन है? तो तत्व इसमें हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन को इसमें चुनना है। तो सही कथन इसमें है कि हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो ग्रेफाइट क्या है? विलयन इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो जल क्या है? मिश्रण इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो ये क्या होता है? तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मिश्रण में क्या होना चाहिए? तो 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, 2 तत्व और 1 यौगिक हो सकते हैं। ये है 2 तत्व 1 यौगिक भी हो सकते हैं, तीनों हो जाएगा इसमें, डी नंबर। कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग जब लगता है तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें संगमरमर क्या है? एक यौगिक है, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु एवं अणु का क्वेश्चन अब आया है, तीसरा अध्याय है इसमें कि कार्बन के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 है। कार्बन 3 है और ऑक्सीजन 8 है। यह किस नियम के अनुकूल है? तो यह है स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो ये है डाल्टन, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? तो यह है आर्गन, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व ए और बी संयोजनकर्ताएं क्रमशः 3 और 2 है,
इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो A2B3 इसका संयोजन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या है, अनुसूत्र क्या होता है? तो Na3PO4। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अगला क्वेश्चन कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो ये तो आपको पता होगा कि 16 ग्राम होता है। देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? तो 71 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन? तो ये 11.1%। अगला क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो यह है आर्गन। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुने 10 कितना 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर उसमें डी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या कितना मान होता है? तो ये होता है 6.022 गुने 10⁻23 ये मान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1/10 मोल के बराबर। अगला क्वेश्चन है मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। ठीक है, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक बूंद जल में कितने अणु हैं? एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम है, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जब जल की बूंदे में हम अणु को देखेंगे, भार जब कितना है 0.5, तो इसका कितना हो जाएगा? तो अणु हो जाएंगे 1.67 गुने 10⁻21। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे सॉल्व वाला आपसे पूछेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से कितना होगा? तो ये होगा समान होगा। ये पूछ रहा है कितना होगा, तो समान होगा। अगला है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में? तो ये होगा सोडियम में अधिक परमाणु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, सिर्फ एक ही STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः एक इस प्रकार कैसे हैं? सोडियम को हम किससे? तो Na से, और सल्फेट को SO4 से हम डिनोट करते हैं, माइनस में है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे टीन और लेड के संकेत क्रम से हम कैसे करते हैं? तो टीन को SN कहते हैं और लेड PB। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमांक इकाई क्या होता है? तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग है। अगला क्वेश्चन कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? तो ये सोडियम में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? CA3 छोटी ब्रैकेट में है कि PO4 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? तो 8 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग पर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो 8 ग्राम की होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 2 गुने 10⁻−10 ग्राम होता है, सॉरी -10 नहीं बल्कि 23 है। ठीक है, 2 गुने 10⁻−23 ग्राम ऋणात्मक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो F होता है। निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? तो यह है नाइट्रोजन। क्या है? नोबेल गैस नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। बोरोन का संकेत क्या होता है इनमें से? तो B हो जाता है, B। अगला है निम्न में कौन जो है द्वि परमाणुक नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, B नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन किसी तत्व का संयोजकता क्या होता है? तो उसके संयोग करने की क्षमता और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, जिससे तत्व
तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। तीसरा हो जाता है कि तत्व के परमाणु के वाहितम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, बी नंबर। अगला, निम्नलिखित में कौन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? तो यह है कॉपर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसने डाल्टन ने, लवर्जाय ने और ब्रास्ट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 263 की रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश होता है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। यह कथन जो है किस नियम को प्रभावित करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 3 है और 8 है, 3:8 है। तो यह जो किस नियम का अनुकूलन है? अगला क्वेश्चन है कि सही कथन को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर है सही कथन कि आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 है, तो उसमें क्या होता है? निर्मित यौगिकों का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? एक जो है घट जाता है। तो इसमें देखेंगे तो x कितना हो जाएगा? तो x 3 हो जाएगा और y जो है 2 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2SO4, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लोहा और चांदी के संकेत क्या होते हैं? तो Fe को लोहा से हम करते हैं और Ag जो होता है वो चांदी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? तो 3 और 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो द्रव्यमान 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुने 2 होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सेल सूत्र CH2O है। यौगिक के अनुसूत्र क्या हो जाएंगे? तो C4H8 और O4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन जो है चतुर्थ परमाणुक अणु है? तो यह है SO3। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो परमाणुकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना? तो 3 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा, CH2O। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 के अनुसूत्र कितने परमाणु हैं? तो ये टोटल कितना है? तो 5 है। अगला देखेंगे कि 3GH2 के पूर्णतः जल में परिवर्तन होने के लिए O2 कितना चाहिए? तो 24 ग्राम चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है? यह है आर्गन। अगला है, जल में एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे कनाद, ए नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, H2P पर किसी गैस के एक संकेत का आयतन कितना होता है? आयतन का क्या होता है? तो 22.4 L होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो सोडियम के एक परमाणु भार का क्या होगा? तो 3.8 × 10⁻−10 23 है, 10⁻−23 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो ये नैनोमीटर में करते हैं, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी और सोना के संकेत क्या? तो Ag होता है चांदी का और सोना का Au होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना? तो 63 U। अगला क्वेश्चन है कि मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो अभी ऊपर में पढ़े भी कि 22.4 L होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑक्सीजन मतलब कि परमाणु एवं द्रव्यमान का 16
परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु हीलियम जो होगा परमाणु द्रव्यमान का 4। तो ये परमाणु से कितना गुना भारी होता है, तो ये 4 गुना भारी होता है टोटल। अगला देखेंगे कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 है, तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.83 गुने 10⁻10 ग्राम जी। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना, तो 6.022 गुने 10⁻23। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 5.33 गुने 3 गुने 10⁻23। अगला क्वेश्चन कि नेगेटिव में है। अगला क्वेश्चन है कि 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं, तो 0.5 मोल होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु, तो 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन 22 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु है, मतलब P बराबर 31 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 10⁻23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान कितना है, 63.5 है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा उतना ही 63.5 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो कितने अणु, बहुत बार क्वेश्चन बना लिए हैं ये कितना हो जाएगा, तो 1.673 गुने 10⁻21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसटीपी का 44 ग्राम CO2 आयतन कितना होगा, तो ये 22.4 लीटर L जो है हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे डायबोरेन का अनुसूत्र B2S6, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो BH3 होता है। संयोजकता क्या, तो संयोजकता जो होता है संयोजन की क्षमता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, तो किसका, तो 616 का 660 सॉरी सी जो है सी है, फ्लोरीन कार्बन जो है C60 है, C60 सॉरी। यहाँ पर देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ की अनस्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो यह है परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं होता। अगला क्वेश्चन आयन क्या है, तो आयन है आवेशित परमाणु, C नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Na2O होता है। अगला देखेंगे कि एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Al2 छोटी ब्रैकेट में SO4 और 3 होता है। अगला देखेंगे परमाणु की संरचना को अब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अम्ल कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो यह है परमाणु केंद्रक के लिए, A नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में समस्थानिक में होते हैं तो क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग संख्या है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। आयन जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो टोटल 8 होता है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है, तो 281 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, तो ये हैं J.J. टॉमसन। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो चैडविक हैं। प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन हैं, तो ये रदरफोर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के मौलिक कण, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है x जो है x बराबर कक्ष की संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। अगला क्वेश्चन देखेंगे परमाणु के नाभिक में स्थिर कण क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है क्या होता है परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख जाए तो कहीं भी नहीं होगा। अगला देखेंगे नाभिक का परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ये रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया, B नंबर। अगला है द्रव्यमान संख्या में जो है निम्न में किसके बराबर है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है, तो ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला है परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या अगर बोलेगा तो क्या जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अगर बोलेगा द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर बस 2 ही कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। द्रव्यमान अगर पूछ दे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लाइए, अगर जो है परमाणु संख्या पूछ दे तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लाइए, ठीक है।
न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे निम्न में कौन तत्व मौलिक गुण है, तो यह है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक, तो इसमें 3 समस्थानिक हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है, तो परमाणु संख्या समान और किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या समान होगा, द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में किस तत्व का समस्थानिक नहीं होता है, तो यह है सोडियम। क्या है, सोडियम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं, तो ये होते हैं टीन के। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो CO16 का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो I-123 का। अगला है कि जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है, तो C14 का, कार्बन 14 है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन है, तो हीलियम ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो 2n² होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कितना होती है, तो 12 होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन एक जो है वो ए कण को निरूपित करता है, तो ये है He+2। अगला क्वेश्चन के होल में है। अगला है निम्न में कौन युग्म जो है समन्यूट्रॉनिक है, तो ये हो जाएगा C, मतलब 14C और 16O। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है समभारिक युग्म कौन है, तो ये हो जाएगा K और Ca। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, तो 16CO। अगला क्वेश्चन केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो यह हो जाएगा प्रोटॉन का। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है और प्रोटॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं की उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। ये जो है ये क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। कौन सा संबंध दर्शा रहा है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक का संबंध होगा। अगर प्रोटॉन भिन्न हो गया, न्यूट्रॉन समान हो गया, तो ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि केनाल किरणों की खोज किसने की, तो ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। बी नंबर। नाभिक की त्रिज्या से परमाणुओं की त्रिज्या कितनी बड़ी होती है, अगला क्वेश्चन है, तो 10,000 गुना बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पर 340 में क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है, तो C का पावर 12 है और 6 है। यहाँ पर नीचे में देखेंगे C6 पावर में 12 है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि रदरफोर्ड के प्रयोग के निम्न में से किसकी खोज हुई, तो ये नाभिक का। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। कैथोड किरणों का क्या उपस्थिति रहता है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो यह है इलेक्ट्रॉन रहता है। ए नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला है कैथोड किरणों में विद्यमान है, तो क्या हो जाएगा, तो आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। सी नंबर। अगला है कक्षों के ऊर्जा स्तर क्या, तो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है, तो कितना, 2n² द्वारा। अगला क्वेश्चन नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा क्या होता है, बढ़ती जाती है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ये है बी और Al। अगला क्वेश्चन नाभिक में निकटतम परमाणुओं की दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, तो क्या है, तो K है और L है। अगला क्वेश्चन Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, तो ये होती है 8। अगला क्वेश्चन किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है, तो ये है He। अगला है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी बड़ी होती है, तो ये होता है 10,000 गुना। अगला क्वेश्चन है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम में। अगला है निम्न में किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है, तो M में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 356 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो टोटल 17 नंबर हो जाएगा। 17 इसका
इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि C14 है, पावर में है 14 और 6 है, तो परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। अगला है कि अल्फा कण किसके समान होता है, तो ये समान होता है हीलियम नाभिक के। अगला क्वेश्चन है कि 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन हो जाएगा, तो Cl और Br हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का कुल आवेश -1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 18 है और न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए कह रहा है, तो द्रव्यमान देखिए जैसे ही निकालेंगे तो इसमें ऐड हो जाता है, इसमें देखिए एक माइनस भी हो जाएगा, इसमें ऐड पहले करेंगे। आपको याद होगा तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इसमें ऐड पहले करेंगे, ऐड करके एक माइनस कर देंगे, माइनस में एक होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 362, निम्न में कौन युग्म जो है समन्यूट्रॉनिक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। और समन्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, आइसोटोन्स किसे कहा जाता है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगा, उसी को कहते हैं। तो देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या किसमें समान है, तो यहाँ पर समन्यूट्रॉनिक कौन है, तो ये है C14 और O16। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर आपको निकालना है SiP और S, सब में पावर है 30, 31, 32 का, और नीचे है 14, 15 और 16 का। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या देखेंगे और प्रोटॉन की संख्या को हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा। 1 मिनट में हम इसको निकालते हैं, कितना निकलेगा। इसमें आप क्या करिएगा, तो इसमें अभी माइनस बोले ना द्रव्यमान संख्या, तो इसमें 14 क्या करेंगे, 30 से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 16। फिर से 31 में हम 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 16। फिर 32 में हम 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 16। टोटल कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि C नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होती है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है, कौन, ऑक्सीजन, और यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर यौगिक बनाता है। ये सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन को यहाँ पर चुनना है। उत्तर हो जाएगा इसमें, परमाणु क्रियाशील रासायनिक प्रजाति हैं किंतु आयन अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होते हैं किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमानक निर्मांक होते हैं, क्योंकि उत्तर में देखेंगे तो क्योंकि क्या हो जाएगा, उत्तर में ए है, तो इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म संभारिक नहीं है, तो यह है कार्बन 20 और कार्बन 14, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 संभारिकों, मतलब आइसोवार्स क्या है, आइसोवार्स में आपको परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या क्या होती हैं, भिन्न होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है कि K14 और 19 है और माइनस में एक जो है घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, 40 में से 19 आपको क्या करना है, 19 को घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, तो 21, 21 में आप क्या एक घटाएंगे तो हो जाएगा 20, टोटल कितना हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो ये होता है के। अगला क्वेश्चन है कि किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, तो ये हो जाएगा कि कक्षा वितरित ऊपर और नीचे में हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन कि इनमें कौन अक्रिय गैस है, तो ये है जेनॉन। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक युग्म इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें है
अगर देखेंगे तो 20 अगर दोनों को क्या होगा, अगर बराबर आएगा तभी हो सकता है, तो ये समस्थानिक योग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए अल्फा जो है, अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक और द्वि आवेशित कण, मतलब ए और बी दोनों सही है। अगला है किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले कण के युग्म को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन कहते हैं। अगला देखेंगे किसी तत्व में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखेंगे कि तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन, तो मिल्टन थे। अगला क्वेश्चन परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में लगभग कितना गुना होता है, तो ये आप पढ़ चुके हैं कि टोटल 2000 गुना होता है। अगला क्वेश्चन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा जो है प्रकीर्णन प्रयोगों से क्या खोजा, तो ये खोजे हैं आपको नाभिक, सी नंबर हो जाएगा। देखिए H पावर में 2 और नीचे में 2, तो उपस्थित मौलिक कणों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे समस्थानिक आइसोटोप्स के क्या होते हैं, तो परमाणु समान होते हैं संख्या, और किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अगला है कि परमाणु का नाभिक होता है तो ये धनावेशित, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु में नाभिक में निम्नांकित प्रयोगों के कण उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला देखेंगे कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपको हमने बताया भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे Z माइनस ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और जो है 17 प्रोटॉन है तो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें कि देखेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिए 35 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे अब जो है 5वां अध्याय आपका है प्राकृतिक संपदा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता क्या कहलाता है, तो उपयोगी पदार्थ कहलाता है। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पर, तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है, समुद्र तल के उठने से। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के ऊपरी ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अवक्षय से बनती है क्या कहलाती है, तो मृदा कहलाती है। लाइके निम्न में से किस जगह मिलती हैं, तो ये पत्थरों पर आपको मिल जाएंगे। अगला है कि स्मॉग क्या होता है, तो स्मॉग जो होता है कोहरा कोहरा धुआं, तो यहाँ पर दोनों होता है, स्मॉग जो होता है कोहरा और धुआं का बिसरा मिश्रण होता है। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, बंद बोतल की हवा का तापमान बाहर की हवा से अधिक क्यों होता है, तो क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। वायुमंडल में CO2 जो होता है कैसे स्थिर रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण से, ये नंबर हो जाएगा। अगला है शुक्र और मंगल के वायुमंडल के मुख्य घटक क्या होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरित गृह गैस नहीं है, तो यह है N2 और सभी हैं। अगला क्वेश्चन कि स्थल और जलाशयों पर असमान रूप से वायु के गर्म होने के कारण क्या होता है, तो पवन बनते हैं। अगला है जल चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र यदि क्या है, तो यह है जैव रासायनिक चक्र। अगला है ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ है और मृदा के संरंध्र बनाता है, जल यदि के भूमि के अंदर जाने में सहायक है। अगला है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान जैसे अम्ल आएगा तो घटेगा और ऊपर जाएगा, जब 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला देखेंगे उदासीन 7 में होता है। अगला है कि वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूमि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो भूमि के उपयोगी घटकों की कमी होती है। अगला क्वेश्चन मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक होता है, तो भूमि की प्रति छोड़ दीजिए, फसल चक्र करिए, ह्यूमस का प्रयोग। अगला है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन होता है, H2SO4 होता है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा।
इसमें देखेंगे अब अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत निम्न में से किसमें उपस्थित होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको स्थलमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत जो है कितना, तो ये होता है 95% से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि कोहरा एक कोलाइडी अवस्था है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे एरोसॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पश्चिमी विक्षोभ से किस राज्य में वर्षा होती है, तो ये हरियाणा में होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन हरित गृह गैस है, तो ये मीथेन है। अगला है पृथ्वी का औसत तापक्रम कितना, तो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है निम्न में कौन वैश्विक ऊष्मीकरण का योगदान नहीं करता है, तो ये नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन परत की क्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, तो CFC होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन नवीकरण संसाधन नहीं है, तो यह है कोयला, ए नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में किसको वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो ये ओजोन O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है, तो ये हो जाएगा O2 का। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो ये होता है CO2। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो ये किया गया था रॉबर्ट अंगिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों तथा O2 के टकराव से क्या बनता है, तो ये O3 बनता है। अगला है CFC किसको प्रभावित कर सकता है, तो ये O3 को। अगला क्वेश्चन कि कुल उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत खारा है, तो ये 97%। अगला क्वेश्चन जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मिनीमाटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत, तो ये होता है 45%। नवीकरणीय संसाधन कौन होता है, जो बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कि जल, सूर्य। अगला देखेंगे निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो जानते हैं CO2 है। अगला है निम्न यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी भाग पे है। अगला ओजोन परत में छेद होने की कौन सी बीमारी हो सकती है, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो राइबोजियम करता है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है जल में कीटाणुओं की उपस्थिति और जल में घुले ऑक्सीजन की कमी और जल में तापक्रम का अप्रत्याशित वृद्धि होना। अगला है निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन आवश्यक है, तो यह है लेड रहित पेट्रोल का और वनों का संरक्षण और मोटर गाड़ियों के कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग। अगला है निम्न में कौन अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है, तो ये हो जाएगा वायुमंडल में CO2 का वृद्धि। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से के नीचे स्थित जल को क्या कहते हैं, तो इसको भूमिगत जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह का तापमान कितना होता है, तो -190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगला देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित जल में मृदु जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 1% होता है। अगला देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको भूपृष्ठ कहा जाता है। ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस एक जो है मृदा का घटक है और सर्वगलीय जीवों का टुकड़ा और मृदा के सरारंध्र बनाने वाले पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मृदा अपरदन को रोकता है, तो यह वन होता है। नलकूपों अगला क्वेश्चन नलकूपों से कौन सा जल निकाला जाता है, तो ये भूमिगत जल निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल में 3/4 से भी ज़्यादा है, तो वो है नाइट्रोजन। अगला देखेंगे 78% है। अगला है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया तथा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं, तो ये होते हैं कुछ खास बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो यह है खनिज। अगला क्वेश्चन है कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाता है, तो जैव रसायन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अतिचायन संभव किसका है, तो मृदा अपरदन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मृदा प्रदूषण नहीं करता है, तो ये उर्वरक होता है। B नंबर उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शीशा मतलब पी भी किस प्रकार का प्रदूषक है, तो ये है वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये होता है सल्फर के ऑक्साइड से और होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन ओजोन छिद्र से क्या होता है, तो ये होता है परावैंगनिक किरणों पर धरती पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों के जड़ों की गांठ में उपस्थित कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, तो ये राइबोजियम होता है। अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण उष्मीकरण के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार होता है, तो वायुमंडल में CO2 का बढ़ना जिम्मेदार होता है। अगला है यूट्रोफिकेशन क्या है, तो ये आपको है जल में घुले ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की क्षति, जल में घुले हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस से के अधिक के कारण शैवाल में वृद्धि और जल के स्वाद और गंध में विकृति। अगला क्वेश्चन है मृदा की उपस्थित परत को जिसमें मृदा के कणों के साथ ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उपरी मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन मृदा का अवयव नहीं है, तो ये हो जाएगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में ह्यूमस के निर्माण किस जीव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये केचुआ, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगातार वाष्पीकरण होने के बावजूद सागरों, नदियों, झीलों आदि के जल स्तर पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, तो क्योंकि जल चक्र के कारण। कौन परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तल से आने से रोकता है, तो ये ओजोन होता है। अगला है कि पृथ्वी का जल क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, जलमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पौधों द्वारा जल और CO2 से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन पेय जल के रूप में नहीं है, तो यह है समुद्र जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे झील आदि निकटवर्ती क्षेत्रों में पौधों और जीवों की संख्या और प्रजातियां अधिक होती हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निकलता है कि जीवों के लिए जल आवश्यक है, जैव विविधता के लिए जल आवश्यक है और बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, सभी सही हैं। बीओडी क्या है, बीओडी है जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक औषधियों की माप। अगला क्वेश्चन है कि वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाया जाना क्या कहलाता है, तो अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है, तो शरीर का ताप होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाता है, तो इसको मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है, तो ये होता है किसके कारण से, तो ये होता है कैल्शियम के कारण और मैग्नीशियम के कारण से। अगला है ओजोन परत में ह्रास मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला